Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. Without any further delay, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 15th को क्या हुआ है, पिछले बेसिकली 4 दिनों में क्या हुआ है, बिकॉज हम अभी ट्यूसडे को ये सेशन ले रहे हैं, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ हम एक साथ देखते हैं, बिकॉज these are bi-weekly sessions. Starting with 15th AFSPA back in 6 violence hit areas of Manipur. तो अगर आपने न्यूज़ पे ज़रा भी ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि मणिपुर में ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ वायलेंस चल रहा है। हालांकि ये वायलेंस काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है, बिकॉज 2 एथनिक कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ी हुई है, बट इट हैज़ हिट अ ऑल टाइम हाई अगेन। तो AFSPA होता क्या है और किस बारे में बात हो रही है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने री इम्पोज कर दिया है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को मणिपुर में, डिक्लेयरिंग 6 पुलिस थाने या पुलिस स्टेशन की जो लिमिट्स होती है इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स एज डिस्टर्ब्ड एरियाज इन द वेक ऑफ कोर्स एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। अब यहाँ पे जो 2 पुलिस स्टेशन हैं जिनके नाम है सेकमई एंड लामसांग पुलिस स्टेशन लिमिट्स इन इम्फाल वेस्ट, तीसरा पुलिस स्टेशन है लामलाई इम्फाल ईस्ट में, चौथा है जिरीबाम, पांचवा है मोइरंग एंड लास्ट में है लीमाकोंग। ये 6 पुलिस स्टेशन की लिमिट्स को, पांचों पुलिस स्टेशन की लिमिट्स को डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया गया है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज टू कैरी आउट वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। यहाँ पे सिविलियंस का आना जाना घूमना फिरना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने स्ट्रिक्ट ऑपरेशंस जानने के लिए कि ये वायलेंस इंस्टिगेट कैसे हुआ, स्टार्ट किसने किया, ये सब जानने के लिए कैरी आउट करने वाले हैं। जो AFSPA होता है ये अनब्रिडल्ड का मतलब होता है नेवर एंडिंग, अनहिंडर्ड पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को विथ एंड ये पहले विड्रॉ कर लिया गया था अप्रैल 2022 में, मतलब एक बार पहले भी AFSPA लागू हो चुका है, बट फिर ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो उसको विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन इसको दोबारा लगाया गया है हाल ही में मणिपुर में, ताकि स्पेशल ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाए। ये AFSPA किस काम आता है, करता क्या है, ये आर्म्ड फोर्सेस को अनब्रिडल्ड पावर देता है, अनहिंडर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर देता है एक तरीके से, टू कैरी आउट देयर स्पेशल ऑपरेशंस। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये AFSPA लागू कब तक रहेगा या कब तक लगा रहेगा, तो वी आर टॉकिंग टिल मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक ये ऑर्डर इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, वॉलेटाइल स्टेट की अगर हम बात करें कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो मिनिस्ट्री का ये कहना है कि पूरा सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू करने के बाद कंसल्टेशन किया गया विद द स्टेक होल्डर्स। वहाँ रहने वाले लोग हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जो लोग रहते हैं वो हो सकते हैं, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज हो सकती हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ऐसा नोट किया गया है कि जो सिचुएशन है इट कंटिन्यूज टू बी वॉलेटाइल, बहुत ही संगीन सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है विद द ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस। इसके बाद ही AFSPA को लागू करने का डिसीजन लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6 लोग मणिपुर से एबडक्ट हो चुके थे, बेसिकली गायब हुए थे, मोस्टली दे वर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। कॉलिंग फॉर रिलीज ऑफ 6 अबडक्टीज ग्रो लाउडर इन स्ट्राइव टोन स्टेट। तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है मणिपुर में, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया इन माउंटिंग प्रेशर ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर सेफ रिटर्न ऑफ 6 विमेन एंड चिल्ड्रन जो नवंबर 11 से मणिपुर में मिसिंग है। तो इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट काफ़ी बड़े लेवल पे चल रही है, जिसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स भी ज्वाइन कर चुकी हैं, और साथ ही साथ AFSPA भी लागू किया गया है, ताकि अगेन मेन रीज़न इसका यही है कि ये जो पूरा वायलेंस चल रहा है ये क्यों, क्या, कैसे स्टार्ट हुआ और कंट्रोल किया जाए, ताकि इसको 6 लोग अबडक्ट हो चुके हैं विच इज़ अ ह्यूज डील कि 6, और ख़ासतौर पे औरतें और बच्चे, उनको उठा लिया गया है रातों रात उनके घरों से, और वो पिछले इतने दिनों से गायब है, विच इज़ अ ह्यूज डील किसी एक स्टेट में। ये ऐसा दिखाता है कि एक्सट्रीमली अनसेफ फॉर विमेन, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, दैट स्टेट हैज़ बिकम। तो इसके चलते AFSPA लागू किया गया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया सीक्स एक्सट्रेडिशन ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिनका नाम है, उनका AKA है बेसिकली अर्श दल्ला, बट उनका रियल नेम इज़ अर्शदीप सिंह गिल। तो यहाँ पे जो रिसेंट अरेस्ट कैरी आउट हुए थे ऑफ डेजिग्नेटेड प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट
Arshdeep Singh Gill, also known as Arshadullah, by the Canadian police in Ontario. इसी के चलते इंडियन एजेंसीज का ये कहना है कि वो एक फॉलो अप रिक्वेस्ट डालेंगे एक्स्ट्राडिशन की। बेसिकली ये कि आपने अरेस्ट किया है, आप इंडिया में भेज दीजिए, बिकॉज हमारे लिए ही इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, ठीक है, ही इज कमिटेड क्राइम अगेंस्ट आवर कंट्री। सो एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट डालने वाली है इंडियन एजेंसीज। और यहाँ पे उनके स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि गिवन अर्शदुल्लाह's क्रिमिनल रिकॉर्ड इन इंडिया and his involvement in similar illegal activities in Canada as well, ये expect किया जाता है कि he will either be extradited or he will be deported from Canada to India to face justice. Basically उनका ट्रायल इंडिया में ही होगा, ये उनके स्पोक्स पर्सन का कहना है। फर्दर उनका ये भी कहना है इन अ स्टेटमेंट दैट वी हैव सीन मीडिया रिपोर्ट सर्कुलेटिंग, जो नवंबर 10 से सर्कुलेट होती आ रही हैं, जो क्लेम कर रही हैं कि अर्शदीप सिंह गिल को अरेस्ट कर लिया गया है। ही इज द डी फैक्टो मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ फैक्ट, मतलब लीगली या बाय लॉ डिक्लेयर नहीं किया गया है, बाय द वर्च्यू ऑफ फैक्ट, डी फैक्टो इसको हम बोलते हैं। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द चीफ ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स। कैनेडियन प्रिंट एंड साथ ही साथ में जो विजुअल मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिलता है, उन्होंने वाइडली रिपोर्ट किया है अबाउट हिज अरेस्ट। और उनका ये भी कहना है कि वी अंडरस्टैंड कि वहाँ जहाँ से उनको अरेस्ट किया है इन ओंटारियो कोर्ट, उन्होंने केस को ऑलरेडी लिस्ट भी कर दिया है फॉर इनिशियल हियरिंग। तो इसी के चलते इंडियन एजेंसीज आर गोइंग टू पुट इन रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडाइट करने के लिए या डिपोर्ट करने के लिए फॉर हिम टू इंडिया, ताकि ये जो पूरा ट्रायल है ये इंडिया में हो सके। अच्छा, दिस वी मस्ट ऑल हैव हर्ड अबाउट। ओवरऑल एयर क्वालिटी इन इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी इन सिवियर कैटेगरी, मतलब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का कैप जो होता है ना वो 500 का होता है। अब फिलहाल आज की डेट की बात करें तो वो 500 से भी ऊपर जा चुका है, बट बहुत लंबे टाइम तक 400 से 500 की कैटेगरी में बना हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिल्ली, विच इज अ सिवियर कैटेगरी फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे ऑन थर्सडे। इसी के चलते काफ़ी टाइम से हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, विच इज CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। NCR और उसके आसपास के रीजन्स के लिए अलग से ये कमीशन बनाई गई थी। दिल्ली की विंटर्स में जो एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, डिटीरियोरेट होती है, वो इस बार ना हो, इस चीज़ के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। उन्होंने बैन लगा दिया है ऑन एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और डिमोलिशन, मतलब वहाँ जो बिल्डिंगें गिराते हैं या डिमोलिशन होता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, डस्ट वगैरह एयर में आती है। इन तरीके की सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने बैन कर दिया गया है आसपास के एरियाज में भी और NCR रीजन में भी। कमीशन ने ये भी बोला है कि वो बैन करने वाले हैं फ्लाइंग ऑफ BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीकल्स। तो ये सारे जो BS3 और BS4 व्हीकल्स हैं, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं दिल्ली में, एक्सेप्ट अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए चल रहे हैं, उनके अलावा बाकी सबको बैन करने वाले हैं वो ऑन द रोड्स। इंटरस्टेट बसेस जो होती हैं, जो NCR रीजन को अलग दूसरे स्टेट से कनेक्ट करती हैं, अदर देन जो इलेक्ट्रिक बस है या CNG बस है या BS6 कैटेगरी के डीजल बसेस हैं, उनके अलावा सारी की सारी इंटरस्टेट बसेस को भी बैन कर दिया गया है फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। इसके अलावा CAQM ने ये भी डायरेक्ट किया है सारे के सारे जो NCR गवर्नमेंट्स हैं टू इम्प्लीमेंट restrictions from 8 AM on Friday across Delhi and also NCR region में थोड़ा थोड़ा districts of हरियाणा, UP एंड राजस्थान जो भी आता है, इन सब जगह पे इन रूल्स को लागू किया जाए, ऐसा CAFM ने लोकल वहाँ की जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट किया है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दे आर अ पार्ट ऑफ GRAP 4 स्टेज 4 लिस्ट। GRAP मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसका स्टेज 3 का जो गाइडलाइंस है, बेसिकली अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स सिवियर पे पहुंच जाए तो आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, दैट इज स्टेज 3 गाइडलाइंस। उनको फॉलो करते हुए इन्होंने लागू किया है, किन्होंने CAFM ने। Also restrictions imposed last week under stage 1 and stage 2 of GRAP will continue। तो जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। GNCTD is to impose strict restrictions on flying of Delhi registered diesel operated medium goods vehicles। basically इन सारे के सारे vehicles को which are capable of causing any kind of environment pollution, उन सबको फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है। इसी के अलावा CAQM का ये भी कहना था कि they are thinking about discontinuing physical classes in school for children up to class 5th
एंड जो ये सारी क्लासेस जिस तरीके से कोविड के टाइम ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, दे आर कंटेम्पलेटिंग कि इस बार भी जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स वापस से सुधर नहीं जाती, इन क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए तब तक के लिए. बट दिस डायरेक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर CAQM ये डिसीजन ले भी लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़े और फॉलो करना पड़े. सो जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है मिस्टर गोपाल राय, उनका ये कहना था कि जो दिल्ली के लोग हैं दे आर नॉट अलोन या सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोल्यूशन. और ये सच बात भी है, हर बार की ही बात है. इनफैक्ट बहुत बड़ा एक जो फैक्टर है, दिवाली के बाद ऑफ कोर्स होता है दिल्ली में ये मॉनसून विंटर्स के टाइम पे पोल्यूशन का लेवल ऑल टाइम हाई. उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्टबल बर्निंग. स्टबल बर्निंग खासतौर पे जो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में होता है, जो दिल्ली के बगल में ही है, वहाँ से खेतों में जो आग लगाई जाती है उसका पूरा धुआं उड़ के दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट होता है. तो उनका ये कहना है कि भाई हाँ, यहाँ पोल्यूशन है, दिल्ली के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसा आप नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि आसपास के स्टेट्स में जो पोल्यूशन हो रहा है, जिसके अगेंस्ट हमने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की है, बैन्स भी लगाए हैं, लॉज भी बनाए हैं, उसके बाद भी पीपल आर कैरिंग आउट प्रैक्टिसेस लाइक स्टबल बर्निंग. तो दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली राइट नाउ. Coming on to the next important news. Yeah. अभी हाल ही में Trump has become president elect. He is going to become the next president of US in January. फिलहाल वो president elect है, तो he is selecting धीरे धीरे करके अपने जो भी उनका government का part form करेंगे. So Trump has picked Matt Gaetz for Attorney General and Marco Rubio as the Secretary of State. ऑल दिस माइट बी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप खासतौर पे लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ और चर्चा में बना हुआ है, खासतौर पे ट्रंप की चॉइसेस को लेके. पीपल आर ईदर ऑफेंडेड कि भाई ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, या फिर दे आर कंसर्न्ड with whatever Donald Trump is doing. तो this is also one of those decisions. तो president elect बोला जाएगा उनको, because right now he has not become the president of US yet. He will become the president in January. So again, as Attorney General, he has chosen Representative Matt Gaetz, जो कि फ्लोरिडा के हैं, and as Secretary of State, he has chosen Marco Rubio. Coming on to the next important news. Deepika Sparkles as India overwhelms Thailand. यहाँ पे बात हो रही है एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी की, जो कि अभी हाल ही में हो रही थी. सो यहाँ पे इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ केक वॉक एंड इंडिया ड्यूली ऑब्लाइज्ड. मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ईजी होगा और ऐसा ही हुआ, रजिस्टरिंग एन ओवरवेलमिंग 13-0 विन against Thailand in its third game of the Asian Championship Trophy to join China as the only two unbeaten champions in the competition अभी तक. नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट की. इसमें वर्ल्ड नंबर 1 जो प्रेजेंटली है मैग्नस कार्लसन इज नाउ अगेन सेटिंग रिकॉर्ड्स. इसका फॉलो अप न्यूज हम नेक्स्ट न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. Coming on to the next newspaper. या सो श्रीलंका में हाल ही में इलेक्शंस चल रहे थे. इसी का रिजल्ट बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट्स कोलिशन स्वीप्स श्रीलंका पोल्स. तो हुआ क्या है, जो प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्सनाइक की रूलिंग अलायंस है, उन्होंने लैंडस्लाइड विन, मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से दिस पार्टी हैज सिक्योर्ड द विन अगेन इन श्रीलंकाज जनरल इलेक्शंस अगेन, जो नवंबर 14 को हुए थे, shattering records of strong governments of the past and making history in the island's ethnic minorities dominated north, east and hilly areas. इनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स पावर. ये टोटल
159 सीट्स जीते हैं आउट ऑफ 225 मेंबर हाउस, मतलब 225 में से 159 इज अ ह्यूज लैंडस्लाइड विन, सिक्योरिंग ओवर 2/3 मेजोरिटी, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। जो ऑपोजिशन है विच इज समागी जन बल वेगया, प्लीज पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन इफ इट्स रॉन्ग, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में यूनाइटेड पीपल्स फोर्स, यूपीएफ, दे जस्ट वॉन 40 सीट्स। जो फॉर्मली पावरफुल राजपक्सास पार्टी थी श्रीलंका, उसका नाम था श्रीलंका पोडुजना परुनुमा, दे वर नियरली वाइप्ड आउट, मतलब बेरली कुछ गिनी चुनी इक्का दुक्का सीट्स उनको मिली, बट दे वर नियरली वाइप्ड आउट, कंप्लीटली इलेक्शंस में से गायब ही थे। with its presence in the legislature shrinking to just 3 seats from the 145 जो पिछले 2020 में जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उनको 145 सीट्स मिली थी, इस बार they just won 3 seats, so they were entirely finished। जो पोल आउटकम थे वो प्रेसिडेंट को बहुत बड़े अमाउंट में पावर देते हैं इन द लेजिस्लेटर टू टेक फॉरवर्ड हिज प्लेजेस ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि जैसे हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं उसी तरह वहाँ पे प्लेजेस होते हैं, तो नाउ इससे बहुत बड़ी, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी इज अ लॉट, कोई भी चीज़ लॉ पास करना होता है तो यू नीड 2/3 मेजोरिटी, और इफ यू हैव 2/3 मेजोरिटी यू कैन ऑलमोस्ट पास एनी लॉ। तो किसी भी तरीके का सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ही हैज 2/3 मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर नाउ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया का ये कहना है, हमने हाल ही में पढ़ा था कि COP29 हो रहा है वहाँ पे इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। यहाँ पे ऑनगोइंग कॉप जो कि बाकू अजरबैजान में हो रहा है, इन नेगोशिएशंस में इंडिया का ऐसा कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंस, जिसकी काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन इकट्ठा करेंगे, अब उसी को बोला जा रहा है कि यार $500 बिलियन मिनिमम की ज़रूरत है अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। तो इसी फंड के बारे में इंडिया का कहना है कि दिस मनी that's necessary to incentivize and facilitate developing countries' adoption of renewable energy sources over fossil fuels should not be seen as an investment goals by developed countries। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को इस पैसे को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू एक्सपेक्ट रिटर्न्स। तो इंडिया का ये कहना है कि डोंट लुक एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लाइमेट फाइनेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू एन इन्वेस्टमेंट गोल व्हेन it is a unidirectional provision and mobilization goal for the developed to the developing country। Basically it's kind of a help and it's kind of a necessity, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है ये एक नेसेसिटी है जो करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें। भाई डेवलपिंग कंट्रीज के पास अल्टीमेटली उतना पैसा नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, लेकिन क्लाइमेट पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग तो पूरे अर्थ पे ही हो रही है ना, आप कंट्री में डिवाइड नहीं कर सकते उसको, और उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी सारी ही कंट्रीज को झेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये फंड का आइडिया निकाल के लाए थे। इंडिया का इसमें कहना है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज को इसको इन्वेस्टमेंट गोल की तरह नहीं समझना चाहिए, दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मोटिवेशन या इंसेंटिव जो कि डेवलप्ड कंट्रीज दे रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसमें साफ साफ और क्लियरली दिया गया है कि कौन प्रोवाइड करेगा और कौन मोबिलाइज करेगा क्लाइमेट फाइनेंस, और क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इट इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड कंट्रीज जो फाइनेंस करने वाली हैं। ऐसा इंडिया के साइड से जो नेगोशिएटर गए हैं नरेश पाल गंगवार, उनका कहना था। जो ये स्टेटमेंट है जो अभी मैंने आपको बताया, इट वॉज फॉर्मली मेड पब्लिक बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे। करेंटली 5 से करीब 5 से 6.8 ट्रिलियन वर्थ ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अंटिल 2030 इज बीइंग mooted एट बाकू। mooted मतलब डिस्कशन चल रहा है, अभी ये फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, इट्स जस्ट बीइंग डिस्कस्ड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये हमने पिछले बार ही जो डिस्कस किया था, मणिपुर पुलिस रिकवर 3 बॉडीज फ्रॉम बराक रिवर। तो ये जो हमने डिस्कस किया था 6 पीपल वर मिसिंग 11 नवंबर से, उनमें से ही 3 की बॉडीज हैज बिन रिकवर्ड फ्रॉम अ नियर रिवर। इससे प्रोटेस्ट और भी वाइड स्प्रेड हो गए थे बिकॉज पीपल ऑब्वियसली वर स्कैर्ड, वो डर चुके थे और उनको ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, तो लोग सारे के सारे सड़कों पे आ गए हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। और खास तौर पे ऐसा भी नहीं है कि भाई
कोई लड़ाई कर रहा था, प्रोटेस्टर है, बागी है, वो गायब हुए थे. दे वर विमेन एंड चिल्ड्रन, और उनमें से 3 की बॉडी रिकवर हुए, मतलब दे वर किल्ड. सो इट्स बिकम अ ह्यूज डील नाउ इन मणिपुर. Coming on to the next important news. Yeah, Carlson and Alexandra, they have finished the, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप in style, and a close second was our very own Pragyananda. So Magnus Carlsen and Alexandra Gorachikkina, if my pronunciation is not wrong, they were so good that the final round of the rapid section of Tata Steel Chess India tournament was only about the runner-up spots. कि भाई runner up कौन होगा, सिर्फ इतना ही बच गया था. They were so good. They emerged as the champions in the धोनो धान्यो ऑडिटोरियम में. ये जो पूरा चैंपियनशिप हो रहा था इन स्पेक्टेक्युलर स्टाइल, दोनों के दोनों ने 7.5 पॉइंट्स पे फिनिश किया था. अ क्लोज सेकंड वाज आवर वेरी ओन प्रज्ञानंदा. Coming on to the next newspaper. Again, a follow-up news on Manipur. Chaos erupts in Manipur after recovery of all the bodies. So यहाँ पे हुआ क्या है, मणिपुर's इम्फाल वैली relapsed into chaos. लोग वापस से सड़कों पे उतर आए थे on Saturday after unconfirmed reports, मतलब confirm नहीं हुई थी, through word of mouth ये बात फैल गई that the bodies of all 6 persons जो गायब हो गए थे 11th November को, believed to be of women and children missing since November 11th, has been recovered from a river along the state's boundary with Assam. एज प्रोटेस्टर्स जो सारे के सारे थे वो सड़कों पे उतर के आए, सेटिंग जो आसपास की दुकानें, गाड़ियां थी, एवरीथिंग ऑन फायर, अटैकिंग द रेसिडेंट्स जो एमएलएज के घर थे, वहां पे अटैक किया गया स्टेट कैपिटल इम्फाल में. गवर्नमेंट ने इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है, जो सबसे पहले करते हैं कोई भी इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो आजकल. उसी के साथ साथ मोबाइल डेटा सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं. एंड जो 7 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बेसिकली पुलिस बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, विच इज़ डोमिनेटेड बाय द नॉन ट्राइबल मीतीज एंड द सराउंडिंग हिल्स एज वेल, जहाँ पे ट्राइबल कुकीज़ो कम्युनिटी रहते हैं, और इन्हीं दोनों एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में पूरी की पूरी लड़ाई हो रही है. कर्फ्यू लगाया गया था 3 वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट एंड बिष्णुपुर में. अमंग द हाउसेस ऑफ एमएलए जिनको टारगेट किया गया था वॉज मिस्टर राजकुमार ईमो सिंह, जो कि सन इन लॉ हैं, दामाद हैं चीफ मिनिस्टर के, whose personal residence on the outskirts of Imphal was also reportedly attacked by a mob on Saturday night. तो अगेन आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट माइट टेक अ बिग डिसीजन रिलेटेड टू मणिपुर, बिकॉज नाउ मणिपुर वायलेंस हैज गॉन आउट ऑफ हैंड्स. अच्छा, very 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 sad news. UP orders probe after 10 babies die in hospital fire. ये बात है लखनऊ के पास की. आवर्स आफ्टर 10, सॉरी झांसी की बात है ये, कुछ घंटे आफ्टर 10 न्यूबॉर्न बेबीज वर किल्ड इन अ फायर. NICU में बच्चों को रखा जाता है, विच इज़ नोन एज न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. वहाँ पे कई बार न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता है. दे आर काइंड ऑफ लाइक ICUs फॉर बेबीज. इन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आग लग गई थी, तो 10 बेबीज हैव डाइड. अ हाई लेवल पैनल हैज बीन सेट अप टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉज ऑफ फायर, pinpoint any negligence or lapses on the part of the hospital. तो एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है, पैनल सेटअप किया है, जो पूरा का पूरा तहकीकात करेंगे और पता करेंगे कि कहीं इसके पीछे हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस रिस्पॉन्सिबल तो नहीं था. बट दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. Coming on to the next important news. हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट की बॉडी का कहना है कि जैसे जैसे प्रिजन सिस्टम इंडिया में इस
बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहा है क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है हमारे प्रिजन्स में। प्रिजन्स उतने ज़्यादा, जेल उतनी ज़्यादा है नहीं और कैदी बहुत ज़्यादा है, बीइंग अ प्रेसिंग इशू। और रीसेंट रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने निकाली है, उनका ये कहना है कि एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस फॉर रिलीजिंग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स टू ईज प्रिजन ओवर क्राउडिंग। बेसिकली ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में अपनाया जाता है। आपने कुछ शोज या मूवीज में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको एज अ हैंड कफ या पैर में कहीं बांध दिया जाता है, वो रिमूव नहीं कर सकते बेसिकली इंसान खुद से उससे, लेकिन पूरे टाइम जीपीएस में पता रहेगा कि वो इंसान है कहाँ पे। तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जिनका भी ट्रायल चल रहा है, प्रूव नहीं हुआ है अक्यूज्ड, उनको रिलीज कर दिया जाए और एक्सपेरिमेंट, एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटे लेवल पे पहले ट्राई एक्सपेरिमेंट करके देखें और उसके बाद इसको वाइड स्प्रेड लेवल पे लॉन्च करें। तो इस तरीके से बेसिकली लोगों को, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए और छोटे से लेवल पे ट्राई कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इफ इट सक्सेसफुल बड़े लेवल पे, ताकि उनका ट्रैक रख सके पुलिस को पता होगा वो है कहाँ, बट दे विल बी रोमिंग फ्रीली। तो जो रिपोर्ट है उसका नाम है प्रिजन्स इन इंडिया, मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डीकंग्रेशन। ये रिलीज की थी हमारी खुद की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर में। उसका ये कहना है, इन इंडिया टू असेस कम्युनिटी रेडीनेस अ पायलट रन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मेड बी डन फर्स्टली ऑन लो मॉडरेट रिस्क यूटीपीज। लो मॉडरेट मतलब छोटे छोटे, जिन्होंने चोरी चकारी है इस टाइप की चीजें की है, बड़े बड़े मर्डर वाले अंडर ट्रायल्स, रेप वाले अंडर ट्रायल्स, उनके ऊपर नहीं, छोटे 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 इश्यूज के लिए जो जेल में या अंडर ट्रायल है, उनको रिलीज करके हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी रेडी है भी कि नहीं इस तरीके की चीज के लिए। इफ इट्स सक्सेसफुल देन मे बी वी कैन लॉन्च अ बिग स्केल पे प्रोजेक्ट इस तरीके का, बट राइट नाउ छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके दे शुड कंसिडर दिस, ताकि प्रिजन में ओवर क्राउडिंग कम हो। मतलब प्रिजन्स बेसिकली अब खाली ही नहीं है, जेल में कैदियों को डालना है लेकिन जगह नहीं है, तो ओवर क्राउडिंग को से डील करने के लिए इस तरीके का चीज अपनाई जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिसेंटली इंटरनेशनल डायबिटीज डे पर एक पेपर पब्लिश हुआ था इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल जिसका नाम है द लैंसेट। उसमें ये नज़र आया है कि क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ दुनिया के सारे डायबिटिक्स इंडिया में ही हैं और इसी के वजह से देयर इज experts have called for an urgent effort to prevent this. तो on International Diabetes Day, there was bitter news for nations of the world. A paper published in the peer-reviewed journal The Lancet, based on a global study, उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 800 मिलियन अडल्ट्स जो डायबिटीज़ के साथ रह रहे हैं विथ मोर देन हाफ नॉट रिसीविंग ट्रीटमेंट। तो पहली चीज़ तो ये थी, 800 मिलियन अडल्ट्स को फिलहाल में डायबिटीज़ है, जिनमें से मोर देन हाफ मतलब 400 मिलियन से भी ज़्यादा विदाउट ट्रीटमेंट जी रहे हैं। Not surprisingly, India had the highest number of diabetics in the world, but surprisingly, the number was nearly 100 million more than the numbers revealed as part of nationwide Indian Council of Medical Research. ICMR ने भी लास्ट ईयर इस तरीके का सर्वे कंडक्ट किया था और उन्होंने जो नंबर्स रिलीज किए थे वो उस नंबर से 100 मिलियन ज़्यादा नंबर्स रिलीज किए हैं इस रिपोर्ट ने। तो अगर इंडिया की रिपोर्ट गलत है या इंटरनेशनल रिपोर्ट गलत है, दैट वी डोंट नो। स्प्लिटिंग हेयर ओवर फिगर्स अपार्ट मतलब बेसिकली उनका ये कहना है कि भाई 100 मिलियन कम ज़्यादा बेसिकली है, नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में है, दैट इज़ अ थिंग ऑफ कंसर्न। तो हम बाल की खाल नहीं निकालते हैं बेसिकली। There are clear indications that number of people with diabetes is increasing in India, and investing in the prevention of diabetes, its treatment, and in the prevention of complications is imperative. बाल की खाल ना निकालते हुए बेसिक बात यही है कि भाई डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी में, उससे रिलेटेड मेडिसिन में और उससे रिलेटेड प्रिवेंटिव केयर में अब इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। जो ये स्टडी कंडक्ट की थी, ये NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन ने अलॉन्ग विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट की थी और उन्होंने पूरा का पूरा डेटा यूज़ किया है ऑफ ओवर 140 मिलियन पीपल। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स जो कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ रह रहे हैं इन द वर्ल्ड, वो 800 मिलियन से भी ऊपर निकल चुके हैं, सरपास कर चुके हैं, जिसमें से 4 टाइम्स बेसिकली 1990 का जो फिगर था या नंबर था उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
ऑफ दिस 800 मिलियन ओवर अ क्वार्टर यानी कि 212 मिलियन लिव इन इंडिया विद अनदर 148 मिलियन इन चाइना। तो इंडिया और चाइना की काफ़ी ज़्यादा खराब हालत है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे उनका क्या कहना है, जो अंजना रंजित है, प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, उनका कहना है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो ऐसा हाईलाइट करती हैं कि देर इज़ अ नीड टू सी मोर एम्बिशियस पॉलिसीज स्पेशली इन लोअर इनकम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट रिस्ट्रिक्ट अनहेल्दी फूड्स, मेक हेल्दी फूड्स अफोर्डेबल। भाई लोगों को पसंद थोड़ी ना है कि भाई चलो अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं डायबिटिक बन जाते हैं। अगर अनहेल्दी फूड, हमको कई बार पता भी नहीं होता, हम कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं जो हाई लेवल ऑफ शुगर जिसमें होता है और हमको पता भी नहीं होता, हमको लगता है मीठा है तो शुगर है, मीठा नहीं तो शुगर नहीं, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स कंटेन, खासतौर पे पैकेज्ड फूड में बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर होता है विच वी डोंट इवन नो अबाउट। तो स्ट्रिक्ट लॉज बनेंगे जिसमें इस तरीके का कंटेंट खाने में मिलेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे कैसे, तो पहली तो वो चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट की चीज़ की ज़रूरत ये है कि जो हेल्दी फूड हो वो अफोर्डेबल होना चाहिए। भाई अब हेल्दी फूड में ब्रोकली अगर खानी है, 100 रुपए की एक वो इतनी छोटी सी ब्रोकली आती है, कैसे खा सकते हैं? हेल्दी फूड अफोर्डेबल ही नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, improve opportunities to exercise through measures such as subsidies for healthy foods and free as well as promoting safe places for walking and exercising। वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए सेफ जगह मिले तो इंसान वॉक करे, इंक्लूडिंग फ्री एंट्रेंस टू पब्लिक पार्क एंड फिटनेस सेंटर। इस तरीके से फ्री, अब भाई हमारे और आपके जैसे लोग जिम जा सकते हैं लेकिन सब हमारी तरह नहीं है ना, कुछ लोअर स्ट्राटा ऑफ द कम्युनिटी से जो लोग आते हैं वो साल की 12,000 मेंबरशिप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर क्या एक्सरसाइजेस ही नहीं है, वो डिजर्व नहीं करते हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना था। Coming on to the next important thing, या लास्ट न्यूज़पेपर पे आ जाता है। 2 more bodies found, army deployed in Imphal, another follow up on Manipur violence। A day after violent protest जो पूरे इम्फाल में फैल चुकी थी, after 3 of 6 abducted people were found, the bodies of 61-year-old woman and a 2-year-old boy were found floating in the river in Lakhipur in Assam। पुलिस का ये कहना है कि 5 बॉडीज मिल चुकी हैं अभी तक, 6 में से, इंक्लूडिंग वन ऑफ एन 8-month ओल्ड बेबी, 8 महीने का बच्चा, वर लाइकली ऑफ द मीटी फैमिली एबडक्टेड, जो पूरी फैमिली को उठा के लेके गए थे बाय आर्म्ड मिलिटेंट्स ड्यूरिंग एन इनकाउंटर विद द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के साथ एक इनकाउंटर हुआ था, एंड Manipur police in Jirbam। Bodies of a 27-year-old man from Kukizo community was recovered in Jirbam late on Saturday। His hands were tied and he had been shot in the head। The police said at least 20 people have been killed in violence in the state इस महीने के अंदर ही, वो भी which is on record। So extremely sad and sorry state of affairs have been going on in Manipur। Just give me a second। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया एंड नाइजीरिया आर गोइंग टू जॉइन हैंड्स, बेसिकली साथ में काम करने वाले हैं टू टैकल टेररिज्म एंड पायरेसी, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नाइजीरिया एंड इट विल वर्क टूवर्ड्स बूस्टिंग टाइम्स बहुत सारे एरियाज में इंक्लूडिंग डिफेंस, एनर्जी
एंड ट्रेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है, जो कि अपने काउंटर पार्ट जो कि नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर है या रादर सॉरी प्रेसिडेंट है बोला अहमद तिनुबू से मिले थे ऑन सैटरडे. In his televised opening remarks at the meeting, Mr. Modi identified terrorism, separatism and piracy and drug trafficking. ये जो मेजर इश्यूज हैं जिससे इंडिया और नाइजीरिया दोनों ही डील करते हैं. तो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही मोदी जी का ये कहना था कि क्यों ना इन दोनों चीज़ों से साथ में डील किया जाए या मिल के डील किया जाए. तो इंडिया एंड नाइजीरिया आर बेसिकली गोइंग टू वर्क ऑन दीज टू इश्यूज टुगेदर. So that's all for what all happened in the past 4 days. Next we are going to meet on the upcoming Friday, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है. इस तरीके के बाई वीकली सेशंस होते हैं, यानी कि हफ्ते में 2 बार होने वाले सेशंस होते हैं. और इन सेशंस में हम पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग द हिंदू न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, समझते हैं और जानते हैं. अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे, तो दीज सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. न्यूज़पेपर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर योर जीके बट इवन फॉर योर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. बट मैं ये कह रही हूँ कि फिर शायद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गाइज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन. आई सी यू गाइज अगेन ऑन द अपकमिंग फ्राइडे. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ.